हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई स्कूल लेक्चरर भर्ती के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, राजस्थान स्कूल लेक्चरर की भर्ती आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती इसे कहते हैं। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका आ चुका है। इसमें आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 2200 पोस्ट आ चुकी हैं लगभग। और जो आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है वो 80,000 से 2 लाख के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। तो हालांकि इसका नोटिफिकेशन एक दो हफ्ते पहले आ चुका था, लेकिन इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ समय नहीं मिल पाया था किसी कारणवश, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हालांकि अभी भी आपके पास 10 दिन का पूरा समय है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और इसमें क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, आयु, सिलेबस और अन्य सभी जानकारी, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो क्या होगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है 2-3 हफ्ते पहले। यानी कि इसका जो विज्ञापन था वो 2-3 हफ्ते पहले जारी कर दिया गया था। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो टोटल 24 सब्जेक्ट हैं और 24 सब्जेक्टों के लिए 2202 पोस्टों पे आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या कितने पोस्टें खाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 350 पोस्टें खाली हैं। इंग्लिश में 325 पोस्टें खाली हैं। हालांकि मतलब काफ़ी पोस्टें आपको वैकेंट देखने को मिल रही हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास यहाँ पे मिलता है आपको। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी एग्ज़ाम डेट इसकी आई नहीं है। बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में 64 पोस्टें खाली हैं। राजस्थानी में 7 पोस्टें हैं। पंजाबी में 11, उर्दू में 26, हिस्ट्री में 90। और पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे 225 पोस्टें देखने को मिल रही हैं। ज्योग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में भी 16। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको 36 पोस्टें देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसे ही अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 147 पोस्टें हैं। मैथ्स में 153, बायोलॉजी 67, कॉमर्स में 340 सीटें देखने को मिल रही हैं। ड्राइंग में 35। तो आप इसकी वैकेंट सीट को देख सकते हैं। इसका जो ये पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपनी इन सीटों को देख सकते हैं, वैकेंट सीटों को, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, इसमें कोच की सीटें, कोच की वैकेंसी भी आई है। जैसे म्यूज़िक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37। और कोच जैसे कि अगर आप रेसलिंग कोच है तो उसकी एक सीट है, खो खो की एक सीट है, हॉकी कोच की एक सीट है, तो और फुटबॉल कोच की 3 सीटें हैं। तो अगर आप कोच से हैं तो आप इन सीटों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है, यानी केवल राजस्थान के लोग अप्लाई कर सकते हैं या राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका बिंदु संख्या 7 देखते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, बिंदु संख्या 7 में लिखा है, यहाँ पे आप साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। यानी कि SC/ST जो कैटेगरी का लाभ मिलेगा, जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वो केवल जो राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि जो अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, या फिर MP से हैं, या फिर उत्तराखंड से हैं। आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड में SC से हैं तो आपको उत्तराखंड SC से हैं तो आपको कैटेगरी, राजस्थान में कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से
जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी से वहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जनरल कैटेगरी से वहाँ से फाइट करनी पड़ेगी। तो यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं लेकिन आपको कैटेगरी का लाभ वहाँ पे नहीं मिलेगा। कैटेगरी का लाभ केवल जो राजस्थान के मूल निवासी हैं केवल उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एज क्या है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ठीक है। इसकी जो आयु सीमा है वो आयु सीमा जो इसकी रहने वाली है वो 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि इसमें छूट भी मिली हुई है, छूट भी दी गई है, जैसे कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में आप SC ST OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष कैंडिडेट हैं, तो आपको उसमें अधिकतम आयु में जो छूट मिलेगी वो 5 वर्ष की मिलेगी। यानी कि अगर आपकी आयु 45 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं, OBC हैं या फिर EWS हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। यानी कि आप अगर अधिकतम आयु आपकी 50 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य अनारक्षित वर्ग की जो महिला है यानी कि जनरल वुमेन है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो विधवा और विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिलाएं हैं यानी कि जो विडो हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा, उनकी कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है, तो वो फॉर्म को आराम से भर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं जो इसका वेतनमान है, जो पे रहने वाला है इसका, तो ये मैंने इस थंबनेल में भी बताया था कि इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो लगभग लेवल 12 का है। लगभग क्या एक्यूरेट है, लिखा हुआ है पे लेवल जो इसका है वो लेवल 12 का है। ग्रेड पे आपका 4800 रहने वाला है। तो यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो लगभग 60,000 या फिर 70,000, 60-70 के हज़ार के स्टार्टिंग में आपकी 60-70 हज़ार रहने वाली है। उसके बाद जो आपकी अंतिम आय होगी जो आपकी अंतिम सैलरी होगी वो लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास जा सकती है, क्योंकि उसके बाद आपके प्रमोशन होते रहते हैं और आपका DA वगैरह जो आपका बढ़ता रहता है। और वैसे भी अभी जो वेतन बैंड है वो लेवल 8 का आने वाला है, ठीक है। तो आपकी उसकी में सैलरी आराम से 80,000 स्टार्टिंग रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो आपकी योग्यता क्या चाहिए आपके लिए, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो योग्यता की बात करें तो योग्यता के लिए दोस्तों आपके पास, अगर आप लेक्चरर का फॉर्म भरेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट में, जैसे आप अगर हिंदी से भर रहे हैं तो आपको MA हिंदी होना चाहिए, या फिर अगर आप मैथ से भर रहे हैं तो आपको MSc मैथ्स होना चाहिए। तो योग्यता के लिए इसमें लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ, यानी कि NCTE, टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके पास B.Ed होना चाहिए। अगर आपके पास PG और B.Ed है तो आप उस सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आप मैथ्स से भर रहे हैं तो आपको MSc मैथ्स और प्लस आपके पास B.Ed होना चाहिए, ठीक है। तो आप फॉर्म को अप्लाई आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, अगर आप MSc मैथ्स अपीयरिंग में कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं या फिर B.Ed के फाइनल ईयर में हैं तो आप तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि क्या होना चाहिए कि जब आपका एग्ज़ाम होगा या फिर जब आपका रिज़ल्ट आएगा उस टाइम पे आपका क्या होना चाहिए, जो MSc मैथ्स होनी चाहिए, जो PG अपीयरिंग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, ठीक है। अपीयरिंग वाले हैं तो आप भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि एग्ज़ाम होने से पहले आपको क्या करना होगा, अपीयरिंग फाइनल का जो आपका रिजल्ट है वो आ चुका होना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए। तो आप अपीयरिंग में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई शैक्षिक योग्यता की। अब बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दो खंडों में होगा, यानी कि आपका पहला प्री होगा और दूसरा आपका मेंस होगा, जैसे उत्तराखंड में भी होता ही है, उत्तराखंड लेक्चरर का। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। पहला आपका पेपर 1 होगा, ये जनरल स्टडीज़ का होगा, ये प्री नेचर का होगा, और दूसरा जो होगा वो मेंस होगा, जैसे उत्तराखंड में होता है। पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न होगा,
और पेपर 1 जनरल स्टडीज़ होगा। पेपर 1 सबका सेम होगा, जनरल स्टडीज़ सबका सेम होगा, और जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा, यानी कि जो सब्जेक्टिव हो गया यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न होगा। यानी कि अगर आप मैथ से भरते हो लेक्चरर का फॉर्म तो आपके पास केवल मैथ्स ही आएगी, और अगर आप हिंदी से भरते हो तो आपके पास केवल हिंदी आएगी। ठीक है, तो जो पहला पेपर होगा उसमें आपके 5 खंड होंगे, 5 खंडों से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें जो सबसे पहला आपको पूछा जाएगा वो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल की पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की पूछी जाएगी, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी और इंग्लिश भी आपके पास पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके पास करंट अफेयर पूछा जाएगा। चौथे नंबर पे आपके पास जनरल साइंस पूछी जाएगी, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ज्योग्राफी, भारतीय राजनीति और जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान आपके पास पूछा जाएगा। और 5वें नंबर पे आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि पैडागोजी हो गया, साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी, एजुकेशनल मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राजस्थान में जो एजुकेशन का सिनेरियो है वो पूछा जाएगा। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 5 खंड आपके पास पेपर 1 में पूछे जाएंगे, और इसका जो टाइम दिया जाएगा आपको पास करीबन डेढ़ घंटे का टाइम आपको पास मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो पेपर सेकंड होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, यानी कि आपका जो मेंस होगा वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बेस पे ही होगा। तो अगर आपने मैथ्स से भरा है तो आपके पास केवल मैथ्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें पहले नंबर पे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल पे वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके बारे में उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 12th लेवल के पूछे जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपने जो पढ़ा है वो उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो चौथा खंड है उसमें पैडागोजी पूछी जाएगी, टीचिंग लर्निंग TLM के बारे में पूछा जाएगा, पैडागोजी पूछी जाएगी, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन IT के बारे में पूछा जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टेक्निक टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग में जो कंप्यूटर का और प्रयोग होता है या फिर TLM का जो यूज़ होता है ये सब आपको पूछा जाएगा। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, यानी कि आपका 2 खंडों में एग्ज़ाम होगा, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो पहला पेपर रहने वाला है, जो आपका जो ये यानी कि प्री जो आपका पेपर 1 रहने वाला है ये 150 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये 150 नंबर का रहेगा, और जो ये पेपर सेकंड है ये आपका 300 नंबर का रहने वाला है, ये 300 मार्क्स का रहेगा, और ये 150 नंबर का रहेगा। तो यानी कि जो टोटल आपके जो मार्क्स आपके बनेंगे वो 450 मार्क्स आपके बनेंगे। तो 450 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी, 450 मार्क्स में से ही आपकी क्या होगी, रिजल्ट बनेगा, और मेरिट इसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि देयर विल बी टू पेपर्स, पेपर 1 shall be of 150 मार्क्स एंड पेपर सेकंड shall be of 300 मार्क्स। ठीक है, और यानी कि जो टोटल द एग्जामिनेशन shall कैरी 450 मार्क्स। तो जो टोटल मार्क्स होंगे आपके पास वो 450 मार्क्स होंगे, और उसमें से आपकी मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको RPSC की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे आपको पहले SSO ID बनानी पड़ती है, और उसके बाद SSO ID आप ईमेल ID से बना सकते हैं, और उसके बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, OTR सबसे पहले, उसके बाद आपको OTR बनाना है। ठीक है, और जैसे ही आप पहले OTR बनाएंगे, OTR बनाने के बाद आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। पहले बात करते हैं कि आवेदन की जो अवधि है वो 5 नवंबर को ये एग्ज़ाम आवेदन की अवधि स्टार्ट हो गई थी, और 4 दिसंबर 2012, तो ये ध्यान में रखना दोस्तों, 4 दिसंबर को आपकी लास्ट डेट है, 4 दिसंबर 2024, 4 दिसंबर को लास्ट डेट है, और 4 दिसंबर से पहले आप अपना इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है, और SSO पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना है, और OTR करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल
पे जाना है और चयन करके वहाँ पे OTR नंबर संख्या के साथ आधार पर क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना और इसके माध्यम से आप क्या करना, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें फ़ीस आपकी रहने वाली है, फॉर्म फीस जो रहने वाली है वो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो तो सामान्य में आएंगे, और उनको सामान्य अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के जो OBC वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, जो यानी कि रिजर्वेशन जिनको मिलेगा, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो SC ST से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए, और जो EWS पे हैं उनके लिए फ़ीस 400 रुपये रखी गई है। ठीक है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, उत्तराखंड से हैं, MP UP बिहार कहीं से भी हैं, तो आपको 600 रुपये फ़ीस आपको इसमें भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। और वो जो संशोधन होगा वो 4 दिसंबर के बाद ही ओपन होगा, उसकी जो करेक्शन विंडो होगी 4 दिसंबर के बाद ओपन की जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर को है, तो उससे पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो इस विज्ञापन का जो PDF है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से चेक करके पढ़ने के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। बाकी अगर इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।